बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू HBL PSL के स्पेशल सेगमेंट ऑफ स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ होंगे बदीउज़्ज़मा, हस्बे रिवायत, हस्बे दस्तूर, हस्बे और क्या बदी हस्बे दस्तूर ही होगा, हस्बे दस्तूर। तो PSL के कल होने वाले मुकाबलों पे आज अब बात करेंगे। कल एक ही मुकाबला हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर्स को मायूस कुन शिकस्त हुई। 73 रन पर ऑल आउट हुई। 183 का टारगेट, 183 रन बनाए थे मुल्तान सुल्तान ने, 184 रन का हदफ दिया था। 73 रन पे ऑल आउट हुई, 110 रन से शिकस्त हुई, जो कि PSL में मार्जिन के एतबार से बहुत बड़ी शिकस्त है, सबसे बड़ी शिकस्त है। रन्स के एतबार से शान मसूद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 73 रन स्कोर किए मुल्तान सुल्तान के लिए 42 गेंदों पर। और इस वक्त अब पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल मैं आपको बताऊं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 1 है, पेशावर ज़ल्मी दूसरे नंबर पर है 10 पॉइंट्स के साथ। इस्लामाबाद यूनाइटेड 12 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। कोयटा ग्लैडिएटर्स आउट ऑफ द टूर्नामेंट, सिर्फ 4 पॉइंट्स हासिल कर सके। लाहौर कलंदर्स 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। मुल्तान सुल्तान का चौथा नंबर है, 8 मैचेस में 8 पॉइंट्स हासिल किए हैं। कराची किंग्स ने 6 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और जैसे मैंने कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। इस पॉइंट टेबल पर हम डिटेल में बात करेंगे। आज के 2 मुकाबले बड़े हैं, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उसके बाद कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स खेलेंगे। कराची किंग्स के लिए सूरत हाल काफ़ी नाजुक है इस वक्त। वो बदीउज़्ज़मा बताएंगे कि क्या सूरत हाल रही। बदीउज़्ज़मा, आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स नाकाम हो गई। जैसे आसिफ भाई हम बात कर रहे थे, मैच से पहले हम बात कर रहे थे, तो आप यही कह रहे थे कि अगर मुसलसल जीत जाए और ये टीम ऊपर आ जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनकी टीम का कम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। इनके पास बैट्समैन ही नहीं है कि जो ज़्यादा रन कर सके। हाँ, बॉलिंग में थोड़ा उन्होंने तीसरा भी लेफ्ट आर्म में कर खिला लिया था। आपने देखा कि ज़ाहिर खान को उन्होंने खिलाया, असान खान पहले भी खेले, लेकिन 3 लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर के साथ वो मैदान में उतरे। फिर शाहीन शाह, वो क्या नाम है उसका, शनवारी थे, और उसके बाद उनके जो असनैन थे। तो ये उनका बॉलिंग अटैक था। बॉलिंग में तो आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने शुरू में देखें, एक स्टार्ट बहुत अच्छा दिया मुल्तान ने। 72 रन का स्टार्ट हुआ। रिजवान तो जिस तरीके से खेलते हैं वैसे नहीं खेले। उन्होंने जब देखा कि शान मसूद का बैट चल रहा है, शान मसूद से रन हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा कोशिश कर रहे थे सिंगल या सिंगल लेकर शान मसूद को दे। और शान मसूद ने वाकई बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, खूबसूरत इनिंग्स, बहुत खूबसूरत इनिंग्स खेली है, और इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे वो सिंगल करके उन्हीं को दे रहे थे, तो मेरे ख्याल में स्टार्ट बहुत अच्छा मिला। स्टार्ट के बाद बीच में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि कोयटा की बॉलिंग अच्छी हुई, वहाँ पर थोड़ा रन रुके, लेकिन फिर जॉनसन चार्ल्स जो आए तो उन्होंने बड़ा अच्छी बैटिंग की, 47 रन उन्होंने किए। तो वहाँ से कोयटा जो मुल्तान की टीम थी वो ऊपर गई है। फिर आखिर में खुशदेव शाह ने भी 21 रन करके, तो मेरे ख्याल में 183 रन बहुत थे। और जिस तरह की बॉलिंग लाइन थी मुल्तान की, जैसे परफॉर्म करती हुई आ रही है, ख़ासतौर पर शाहनवाज दानी है, इमरान खान सीनियर हैं, उसके अलावा इमरान ताई जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। फील्डिंग में आप देखेंगे मुल्तान सुल्तान की टीम बहुत ज़्यादा जान मार रही है। आपने देखा होगा कि मुश्किल से मुश्किल कैचेस भी वो पकड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो उनका टीम कम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, कप्तानी अच्छी हो रही है, बॉलर्स उनके बड़े ज़बरदस्त हैं, तो इसी वजह से वो मैच जीते हैं। मेन बॉलर पाकिस्तान का टॉप लेग स्पिनर इस वक्त सफ़ेद बॉल में उस्मान कादिर है, उसको मौका नहीं, उसको भी मौका नहीं। देखिए, अब देखिए, असल में ये चाह रहे हैं, मोहम्मद रिजवान जी चाह रहे हैं कि वो टीम कम्बिनेशन एक बना हुआ है, टीम जीत के ट्रैक पर है। अगर हम चेंज करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हार हो जाए और उसके बाद जो है तनकीद, आपको मालूम है यहाँ एक मैच में अगर आप थोड़ा सी गलती कर दें तो फिर तनकीद करने वाले ऐसे तनकीद करते हैं कि जैसे पिछली सारी जीतें भूल जाते हैं और उसी हार को याद रखते हैं। अच्छा, इस वक्त फुटेज भी आप देख रहे हैं शान मसूद की इनिंग। शान मसूद टेस्ट टीम का भी हिस्सा इस वक्त नहीं है। टेस्ट टीम से बाहर उनको किया गया, उनको ये कहा गया कि उनकी टेक्निक ऐसी है कि वो 8 मरतबा एक ही तरह आउट हुए, तकरीबन 8 मरतबा। तो क्या शान मसूद ने ऐसा क्या किया आपके ख्याल में? कल आपको इनिंग में उनकी क्या नज़र आया? देखिए, जिस तरीके से हम पहले जब पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका में थी, तो आपको याद होगा कि शान मसूद वहाँ पर गए और वहाँ की जनूबी अफ्रीका की एकेडमी में उन्होंने वहाँ पर भी जाकर ट्रेनिंग की। बहुत सारे वहाँ पर बड़े बैट्समैन, सुनने में ये आया था गैरी केस्टन से उन्होंने टिप्स लिया। उसके बाद जब पाकिस्तान आए तो दोबारा यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस गए, तो वहाँ पर मोहम्मद यूसुफ हैं जो बेहतरीन बैट्समैन है। इंज़माम उल हक से भी उन्होंने कुछ सीखा होगा। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी टेक्निक उन्होंने बेहतर किया। और जिस तरीके से वो कल बैटिंग कर रहे थे, आप देखें कि ये नहीं कि शान मसूद ने एक तरह का शॉट खेला हो। शान मसूद ने मिड विकेट पे भी मारा है, शान मसूद ने कवर ड्राइव भी किए हैं, शान मसूद ने सीधा भी खेला है। और एक जो बैट्समैन होता है, ये नहीं कि उसने कुछ इस तरह की इनिंग्स खेली हो कि ग्राउंड में आधे गिरी हो गेंद, एक ही उन्होंने अपने शॉट खेला जिसमें वो कैच हुए। बाकी जो उन्होंने छक्का भी अगर मारे हैं, 2-3 छक्के उन्होंने लगाए, तो वो स्टेडियम अपना मैदान से बाहर ही गए। छक्के बाहर ही जाते हैं मैदान से यार। नहीं,
एक कहता हूँ ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिस सेटिंग होती है, एक दो मिस हिट उनको एज लगी थी, इनसाइड एज लगी थी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उन्होंने ओवरऑल आप देखें कि 42 बॉलें खेली हैं, 73 रन्स किए हैं। तो एक ऐसा बैट्समैन जिसको आप टेस्ट पे भी खिलाते हो और उसके बाद फिर तनकीद हो जाती है कि एक तरह से आउट हो रहा है। अब तो उसने टेक्निक बेहतर कर ली है, मेरे ख्याल में टेस्ट टीम के लिए शान मसूद की जगह बनती है। अब ये मैं नहीं कहता कि आप कहेंगे कि एक परफॉर्मेंस से आपने शान मसूद को कह दिया, लेकिन वो मुसलसल पीछे परफॉर्म करते आए हैं। एक सीरीज़ 2 सीरीज़ में अगर एक बैट्समैन जो है वो फेल हो जाता है, आप बकौल आपके कप्तान के, हेड कोच के या मैनेजमेंट के कि भाई टेस्ट सीरीज़ होती ही कम है, तो हम उन्हीं लोगों को चांस देते हैं कि जो हमारी टेस्ट टीम का हिस्सा हो। नए प्लेयर को जिम्बाब्वे में भी आपने देखा कि 2 टेस्ट मैच में नए प्लेयर्स को नहीं मौका दिया, सिर्फ ताबिश खान को बस वो एक जो उनके ऊपर एक था कि भाई परफॉर्म कर रहा है, विकेट ले ली, 598 के बाद उनको जो है वो चांस दिया, 599 हुई, अगली सीरीज़ नहीं मिली। हो सकता है ताबिश खान को मीडिया से दूर किया हुआ, आपको पता है ये बात? देखिए अब जब मसला ये है कि अपना आसिफ भाई आप सेंटर कॉन्टैक्ट जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, जितनी भी सूबाई टीम है उनको भी जो है ख़ास तौर पर ये मना किया गया है कि आप इजाज़त के बगैर किसी भी मीडिया से बात नहीं कर सकते। तो एक तो वो भी है, और दूसरा वो टेस्ट खेल चुके हैं और उसके बाद उनको वैसे ही मना कर दिया होगा कि भाई आप नहीं करें, तो खिलाड़ी भी डरता है। पता नहीं खिलाड़ी नहीं डरता, खिलाड़ी से ज़्यादा पीसीबी का मुझे लगता है वो डरते हैं। असल में ये खिलाड़ी क्या कह देगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह देगा, शायद आप वो अपना ताबिश खान क्या कह देगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये देखें, सबको यकीन था, सबको यकीन था कि ये एक टेस्ट सीरीज़ खिलाएंगे, इसको एक मैच टेस्ट मैच देंगे और उसको सिर्फ उसको टेस्ट कैप देनी है, और जिसकी उसकी भी ख्वाहिश थी कि यार मैं चाहता हूँ कि मुझे टेस्ट कैप मिल जाए। तो उसको भी यकीन था कि अगली सीरीज़ नहीं मिलेगी और यहाँ बातें भी होने लगी, तो हो सकता है आपको अगली सीरीज़ में चलें। आपकी बातों को रोक रहा हूँ यहाँ पे, अर्ली क्विक ब्रेक एक लेना है, ब्रेक लेके वापस आते हैं, वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर PSL 6। हम ब्रेक पर थे तो हमारे एक साथी ने मिठाई खिलाई हमें, उस वजह से अभी तक मैं खा रहा हूँ, बदी भी खा रहे हैं, उनके यहाँ बेटी की विलादत हुई है, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन इस वक्त दिस सेगमेंट विल बी शिफ्टेड टू लेज जॉय मोमेंट। लेट्स एंजॉय द मोमेंट्स दैट वी हैव। वंडरफुल बैटिंग, पोमिया मंगवा की आवाज़ आपने सुनी। शान पे हम बात कर चुके हैं, बिल्कुल। अब हम बात कर रहे थे इससे पहले जो मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात आपने की। कोयटा ग्लैडिएटर पे आपने कहा कि उनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बना। कॉम्बिनेशन क्या उनका, टीम का कॉम्बिनेशन 11 लड़कों का या फिर उनकी मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन? देखिए सबसे पहली बात होती है मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट जब से आपके पास पहले अब्दुल रज़ाक थे या उमर गुल थे, उस वक्त तक उमर गुल है बिल्कुल, उस वक्त वो थे, तो उस वक्त देखें उनकी टीम का एक कम्बिनेशन बना हुआ था। उनके साथ मोइन खान भी थे, नदीम उमर हमने देखा कि ग्राउंड में भी काफ़ी एक्टिव होते थे और बहुत सारे लोगों से जाके अपने खिलाड़ियों से बात भी करते थे। लेकिन इस बार उनका कम्बिनेशन शुरू मैच से ही नहीं है। पिछले साल उनका यही होना था कि जी हमें सफ़र ज़्यादा करवाया गया, लेकिन इस साल उनका यही है कि इस साल ना वही मैनेजमेंट, वही आज़म खान, वही मोइन खान, वही विमर रिचर्ड इनके साथ नहीं है। एक विमर रिचर्ड ऐसा बंदा था जो इन खिलाड़ियों का मुराल भी बुलंद करता था। मेरे ख्याल में एक तो इनकी मैनेजमेंट का भी फुकदान है, उनमें भी आपस में कोई इस तरह की बात हमें नज़र नहीं आ रही। प्लेयर कौन सा जा रहा है और लेना क्या है, क्या करना चाहिए कोयटा को? तब्दील करनी चाहिए मैनेजमेंट अपनी, टॉप मैनेजमेंट। देखिए जाए, अगर आप आसिफ भाई अगर आपने क्रिकेट खेलनी है, फ्रेंचाइज को आगे लेके जाना है, तो मेरे ख्याल में आपको बड़े फैसले लेने होंगे। बड़े फैसले का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मोइन खान का आपने नाम लिखा हुआ है, आज़म खान का आपने नाम लिखा हुआ है कि वही आपकी मैनेजमेंट में होंगे, या नबील का आपने नाम लिखा है वो आपकी मैनेजमेंट में होंगे। आप चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी फ्रेंचाइज है, आपने कोई किसी के साथ पार्टनरशिप में तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ वही देखना पड़ेगा कि कौन सा कोच मेरी टीम के लिए बेहतर है, कौन सा मैनेजर मेरी टीम के लिए बेहतर है, और कौन से जो ऐसे लोग हैं जो टीम को लेकर चल सकते हैं। मैनेजमेंट का काफ़ी हाथ होता है खिलाड़ियों को आगे ग्रूम करने में या उनको खिलाने में। और दूसरी बात, जब उनकी अगर आप टीम पे आएँ तो टीम में भी आप उनके देखिए कौन से खिलाड़ी हैं, ऐसा कौन सा खिलाड़ी है कि जो उनके लिए बहुत कुछ कर। उस्मान खान नया उन्होंने लिया, साइम अयूब नया उनके पास। कोई उस वक्त कोयटा की टीम सही थी जब अहमद शहजाद खेलते थे, जब पीटरसन खेलते थे, जब शेन वॉटसन थे, डिब्लोसी आए उनके साथ, कैमरन डिब्रोट उनके साथ खेले, लेकिन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म पूरे सीज़न में नहीं चल पाए। बॉलिंग में अगर आप देखें तो वही असनैन, वही शनवारी और नवाज़ के साथ ये जाते हैं। जाहिद महमूद ने बिल्कुल ही मायूस किया, उनसे बॉलिंग नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में अब आपको जो ड्राफ्ट बड़े फैसले आपने जो कहा लेने होंगे, बिल्कुल बड़े फैसले, चाहे वो मैनेजमेंट में हो या टीम में। कप्तान सरफराज का ठेका लिया, मैनेजमेंट से आप चाह रहे हैं कि मोइन खान, आज़म खान, नबील हाशमी की छुट्टी होनी चाहिए। देखिए जब आपकी टीम को रिजल्ट नहीं मिला
आसिफ भाई सबसे बड़ी बात होती है ना रिजल्ट। जब आपकी टीम ऊपर से नीचे से ऊपर जाने के बजाय मजीद नीचे जा रही है तो इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल में आपको ये नहीं, आप या फिर दोस्तियां निभा लें या फिर अपनी वो चीज़ें रख लें या फिर अपनी टीम को ऊपर ले और कोयटा जाके भी कुछ देखें, वहाँ पे भी टैलेंट है, वहाँ से भी लोग लेकर आए। लाहौर की टीम को देखें ना, बात तो करते हैं लेकिन लाहौर की टीम कैसी भी है, परफॉर्म करे ना करे, जीते ना जीते, लेकिन उन्होंने जो टैलेंट हंट प्रोग्राम किया हुआ है, देखिए उसमें लड़के तो आ रहे हैं ना। हारिस रऊफ कहाँ से आया? लाहौर, हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन, ये तो ऐसे बड़े बड़े उनकी जो, और उनका कप्तान यार सबसे बड़ी बात है, कप्तान देखिए उसको लेके आए हैं सुहेल अख्तर को। तो मेरे ख्याल में इस तरह भाई कोयटा में जाएं, आप कोयटा में जाएंगे, हो सकता है कोयटा वाले इनको जाने भी ना दें, क्योंकि आप कोयटा में जब आप ऐसे हालात हैं कोयटा, ऐसे बिल्कुल भाई, आप कोयटा वाले खुद उनके आप खुद कह रहे हैं कि सीएम कह रहे हैं कि भाई कोयटा का नाम चेंज कर दें, तो क्या मकसद हुआ? हाँ, सीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कोयटा जाएं, कोयटा देखें, टैलेंट है वहाँ भाई। जैसे यहाँ पर इमर्जिंग प्लेयर आपने पाकिस्तान क्लब के अगर 6-7 लड़के अगर आप अपनी टीम में ले सकते हैं तो आप कोयटा से 1-2 ले सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का क्या मसला है भाई? कोयटा ग्लैडिएटर में सारे उन्हीं के लड़के हैं, बिल्कुल ज़्यादातर वही हैं, जो बाहर बैठे हैं वही हैं, जिसको खिला रहे हैं वही हैं। तो क्या आपने एक क्लब का ठेका नहीं लिया? मेरे ख्याल में आपको अहमद शहजाद का क्या कसूर था अगर आप उसको बाहर किया हुआ है? ले आते क्या? एक प्लेयर ऐसा तो है, उसकी फील्डिंग आप देख, चलो बैटिंग में कभी ऐसा हुआ कि नहीं चला, उसकी फील्डिंग आप देखें, लगता है वो कोई प्लेयर है और एक बड़ा बैट्समैन है, ये तो अलग बात होती है। 2 प्लेयर ऐसे मैं कहता हूँ कि इन्होंने अपने साथ खुद ज्यादती की, वरना इस वक्त पाकिस्तान के टॉप प्लेयर होते, एक अहमद शहजाद और एक उमर अकमल, इन लोगों ने सिर्फ अपने साथ खुद ज्यादतियाँ की हैं, जिसकी वजह से आज वो टीमों से बाहर है। खैर अहमद का तो ये था कि उनका नंबर उनकी मर्ज़ी का नहीं था। अहमद शहजाद इज़ अ गुड प्लेयर, वो T20 वनडे टेस्ट तीनों में सेंचुरी किया हुआ है। लेकिन अदीम उमर साहब के लिए आखिरी पैगाम कोयटा को ठीक करने का क्या है आपके पास? भाई चाहे आपको मैनेजर चेंज करना पड़े, चाहे आपको हेड कोच चेंज करना पड़े, चाहे आपको कप्तान चेंज करना पड़े, आपको बड़े फैसले करने होंगे। चाहे आपको सरफराज को चेंज करना पड़े, मोइन को चेंज करना पड़े, या यहाँ पर आपको जो है ना आज़म खान को आप कह दें कि भाई ठीक है आप हमारे साथ हो, लेकिन टीम के मामले में आपका कोई अमल दखल नहीं है, ये जो नई मैनेजमेंट आएगी या नए जो लोग आएंगे वो खुद ही करेंगे। तो आप चेंज करके देंगे, देखिए बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। नहीं तो आपकी टीम आज मुझे बताएं 9 मैचेस में से 7 मैच आपकी टीम हार गई, कहाँ खड़े हैं आप? आपको तो टॉप पे होना चाहिए। लेकिन आप अगर कहेंगे कि मेरी टीम का कप्तान सरफराज ही रहेगा, चाहे मैं 50 साल तक खेलूं, और मेरी टीम का मैनेजर जो है वो आज़म खान ही रहेगा, हेड कोच मोइन खान ही रहेगा, तो फिर आप यहीं रहेंगे, आपका ग्राफ नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जा सकते। बड़ी सख्त बात की है अदीम उमर साहब, आपकी बहुत इज़्ज़त है पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन ये फ़ैसले आपको लेने होंगे। अब मुल्तान सुल्तान की पोजीशन अच्छी हो गई है, 8 मैचों में 8 पॉइंट्स हैं उनके, और उनका मुकाबला है इस वक्त, मुकाबला तो खैर उनका सबसे है क्योंकि चौथे नंबर पे है इस वक्त मुल्तान सुल्तान, और आज खेलेगी पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड। बड़ा मैच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड तो सेफ़ है 12 पॉइंट्स के साथ, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए ये आखिरी मैच बड़ा अहम है। 10 पॉइंट्स। आसिफ भाई सबसे यही है कि ये इनका आखिरी मैच है और इस्लामाबाद के 2 मैच हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन का जो होगा ना वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी टीम होगी ना वो फर्स्ट सेकंड में कोशिश करेगी हम 1 और 2 पे रहें। तो मेरे ख्याल में अगर आज पेशावर की टीम जीती है तो वो अपने आप को बिल्कुल सेव कर लेगी। सेव का मतलब है कि वो इस्लामाबाद के साथ पहले और दूसरे नंबर पे आ जाएगी, ये है। अगर हारती है तो फिर उसके दूसरे नंबर को दचका लग सकता है, क्योंकि अगर मुल्तान सुल्तान की टीम 2 मैच नहीं कहना, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैच जीत लेती है आज तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 1 मैच बाकी है, उसका बाकी है, लेकिन वो तो पहले नंबर पे है ही। 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन लाहौर कलंदर्स के 10 पॉइंट्स है, 2 मैच बाकी हैं उनके, तो वो 12-14 पॉइंट्स कर 14 पॉइंट भी हो सकते हैं, फिर वो दूसरे पोजीशन बिल्कुल ऐसा ही है 12। तो फिर आपका मुकाबला वही मैं कह रहा हूँ कि पेशावर और लाहौर में से जो मुकाबला होगा उसमें से ही होगा, यानी कि वही है। तो यहाँ जो है ना दूसरी पोजीशन के लिए लाहौर, उसके अलावा मुल्तान और उसके अलावा जो पेशावर है, इनके दरमियान मुकाबला है। अगर मुल्तान की टीम के 2 मैच बाकी हैं, मुल्तान लाहौर से खेलेगा, मुल्तान जो है आखिरी मैच अपना इस्लामाबाद से खेलेगा, दोनों मैच जीत जाती है तो आसिफ भाई इनके भी 12 पॉइंट हो जाएंगे, और इनका रन रेट जो है इस वक्त सबसे अच्छा है। इस्लामाबाद के बाद सबसे अच्छा रन रेट जो है वो मुल्तान का है, +836 यानी कि 836, और जो कराची का है वो माइनस में है। तो अगर कराची की टीम 2 मैच जीत भी जाती है तो उसके 10 पॉइंट होंगे, लेकिन रन रेट भी उनको साथ ऊपर करना होगा। अगर रन रेट कम हुआ तो रन रेट पे भी दूसरी टीम ऊपर जा सकती है। मुल्तान सुल्तान के बाद 2 मैच हैं, अभी लाहौर के बाद 2 मैच हैं। कराची किंग्स का मुकाबला आज होगा लाहौर कलंदर्स से, बिल्कुल ऐसे ही, ये बड़ा मैच होगा, और दोनों के दरमियान जब भी मैच होता है आपको मालूम है बड़ा कांटेदार मुकाबला होता है। एक अच्छी खबर कराची के लिए ये है कि बाबर आजम का पहले सुनने में आ रहा था कि हो सकता है मैच ना खेलें, लेकिन वो फिट हैं, वो खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आसिफ भाई कराची की बॉलिंग जो है वो काम नहीं कर रही।
उनकी बॉलिंग जो है बिल्कुल ही जो है नहीं कर रही। उसके अलावा बाबर आजम आपके आउट होते हैं तो आपकी टीम बिल्कुल ही जो है बैठ जाती है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम के साथ 2-3 बैट्समैनों को और भी रन करने पड़ेंगे, जैसे मार्टिन गप्टिल बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे इमाद वसीम है, दूसरा जो वॉल्टन है, शर्जील भी इस तरह से नहीं चल पा रहे, 25-30 रन 20-25 रन से ऊपर नहीं जा रहे। तो आज अगर ये जो मैच है, जो भी टीम सब पहला मैच है इनका, तो जो भी बल्कि दूसरा मैच है इनका दूसरा मैच है बिल्कुल है, यहाँ पर भी टॉस वही होगा कि जो टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश ये करेगी कि हम पहले जो है बॉलिंग करें। तो मेरे ख्याल में कराची अगर आज का मैच हार जाती है तो उसका टूर मुझे नहीं लग रहा कि मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल, क्योंकि 6 पॉइंट्स हैं कराची के 8 मैचों में। अगर 2 मुकाबलों में से वो 1 जीतती है तो 8 पॉइंट्स के साथ बिल्कुल आउट हो रही है। 8 ऑलरेडी पहले से मुल्तान के पास हैं। हाँ, मुल्तान ने बड़ा अच्छा पीछे से आई है मुल्तान की। देखिए ना, यहाँ जब से अबूज़ेबी में गए उनकी परफॉर्मेंस में बहुत असर पड़ा है। अबूज़ेबी में जाके उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा है, वहाँ की कंडीशन के मुताबिक खेले। और सबसे बड़ी मैंने आपसे पहले बात की आसिफ भाई कि उनकी कप्तानी जो है ना जो रिजवान की, वो बड़ी अच्छी है। उसके अलावा उनकी बैटिंग जो है वो मुसलसल परफॉर्म करी है। एक पिछले मैच में आपने देखा शोएब मकसूद या रेले रोसो से रन नहीं हुए, वरना वो मुसलसल रन कर रहे हैं। बॉलिंग उनकी ऐसी है कि बॉलिंग भी मुसलसल परफॉर्म करी है। कल की बॉलिंग आप देखें कि जितने भी उनके बॉलर थे उन्होंने बहुत कल रिजवान की कप्तानी की आपने बात की, कल जब इनिंग ख़त्म हो रही थी बैटिंग इनिंग, तो एक शॉट आया था टीवी पे, आपने देखा होगा, रिजवान और अजहर महमूद और एंडी फ्लावर बिल्कुल और मुश्ताक अहमद, बिल्कुल ये चारों एक साथ मतलब गुफ्तो शनीद कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि रिजवान इनपुट देते हैं अपनी बड़े अच्छी तरह से। देखिए ना, अब मसला ये होता है कि कोचेज़ का क्या, यही फ़र्क यही है। आप उधर मैनेजमेंट को देखें जो कोयटा की बैठी होगी, इधर देखें, यहाँ मुश्ताक, यहाँ पर जो एंडी फ्लावर, यहाँ पर अजहर महमूद। तो कप्तान को वो हौसला बढ़ाता है भी, कप्तान को जो आप देखें जब मैंने देखा कि जब बैटिंग हो रही थी, रिजवान बार बार उठकर बाउंड्री पे ऊपर अपना साइड पे जा रहे थे और प्लेयर से कुछ इस तरीके से इशारों में भी बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में कप्तान जो है ना सिर्फ वो फील्डिंग में इन्वॉल्व होता है, बल्कि बाहर बैठा हुआ भी अपने बैट्समैनों के साथ इन्वॉल्व रहता है कि हमने कैसे करना है, आप कितने वो करने हैं। तो ये चीज़ें जो है बड़ी काउंट करती हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत चालाकी के साथ जो है वो कप्तानी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कप्तानी और जो कोचेस का जो तालमेल है, ये आपको कराची किंग्स में नज़र आता है? कराची किंग्स, ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, मैं चारों को मैं पूछूंगा, लेकिन कराची किंग्स से शुरू करते हैं। देखिए, कराची किंग में सबसे बड़ा नाम तो आपके सबसे बड़े से जो है वसीम अकरम है। कोचिंग में तो बड़ा नाम नहीं है वसीम अकरम। देखिए, जब उनको साथ रखा हुआ है, जब वो हैं कोचिंग में, कोचिंग में नहीं है, लेकिन वो साथ बैठते हैं तो बहुत सारे खिलाड़ियों को टिप्स वही दे रहे होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा अर्शल गिब्स हैं, मैंने अक्सर देखा है कि वो डगआउट में बैठे बस यूँ परेशान ही रहते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि वो क्यों परेशान होते हैं। वो चलो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन 4 टीम्स पे हम डिटेल में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू PSL स्पोर्ट्स 1 स्पेशल। बदियू जमा मेरे साथ हैं। हमने बात आज करनी है इन 4 टीम्स की मैनेजमेंट पे जो आज मैच खेलेंगी। पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से और कराची किंग्स खेलेगी लाहौर कलंदर्स से। रात गए मैच ख़त्म होगा। पेशावर ज़ल्मी से शुरू करते हैं, बल्कि हमने कराची किंग्स से शुरू किया था, मैं दोबारा से आ जाऊंगा उस पर। पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट इस दफ़ा थोड़ी सी तब्दील हुई है। समी कोचिंग रोल में आए हैं, सैमी, और बाकी उनके कोर उनकी वही है। उनके साथ वो होते हैं हाजी बाबा होते हैं उनके साथ और भी टीम उनकी सेटल है ऊपर की मैनेजमेंट की। देखिए, पेशावर ज़ल्मी की यही बात है कि जब से उन्होंने टीम उनका जो ऑनर्स हैं, अब देखिए दिलचस्पी की बात होती है, ख़ास तौर पर जाहिद अफरीदी को देखें कि जब जहाँ चाहे कराची में मैच हों, चाहे किसी भी जगह PSL के मैचेस हों, वो बड़ा इन्वॉल्व रह के जो है ना वो इसको करते हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी मैनेजमेंट को छेड़ा नहीं है। सिर्फ क्रिकेट में तो नहीं है उनकी दिलचस्पी, बहुत सारी चीज़ों में आ गई है उनकी। अब देखें ना, जब एक बंदा बड़े बड़े काम कर रहा होता है तो उसके बड़े लोगों से भी ताल्लुकात होते हैं और ताल्लुकात की बिना पर वो बहुत सारी जगहों में भी वो हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त उनके पास देखिए मोहम्मद अकरम की है, सैमी है, उसके अलावा अब्दुर्रहमान जो हैं उनके साथ हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी मैनेजमेंट ऐसी है। और दूसरा ये कि कप्तान उनका जो है वो भी सीनियर पुराना, तो एक उनकी आपस में बातचीत बनी हुई है। फिर कामरान उनके साथ हैं, तो उनकी मैनेजमेंट और ये जो वहाब रियाज हो गए, कामरान अकमल हो गए या शोएब मलिक हो गए, इनसे काफ़ी उनकी अपना बातचीत होती है, जिसकी वजह से उनको कम्बिनेशन बनाने में मुश्किल नहीं होती। एक होता है ना एक पेज पे होना, तो मेरे ख्याल में वो एक पेज पे है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, उसके बाद फिर पेशावर ज़ल्मी के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी कोर टीम तो एक ही है, उनके साथ अब तो वो हैं
बोथा भी है, सईद अजमल उनके साथ हैं। हाँ, सईद अजमल उनके साथ हैं। तो सबसे बड़ी बात है कप्तान उनका सेट है। सईद अजमल भी देखें कि जैसे ही जो फील्ड में हमें नज़र आते हैं, प्रैक्टिस करते हुए नज़र आते हैं, बोथा जो है बड़ी काफ़ी एक्टिव हैं। तो यही होता है कि मैनेजमेंट जहाँ पर इस तरह की हो और खिलाड़ी उनके साथ जो है पूरा कोऑपरेट कर रहे हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे वो मैदान के अंदर हों या मैदान के बाहर हों। तो इस तरीके ये चीज़ हमें जो है कोयटा में नज़र नहीं आई कि जिस तरीके से सबसे अच्छी, मैं अगर अपर वॉच कर रहा हूँ तो मुझे सबसे अच्छी जो मैनेजमेंट नज़र आई है, या बिल्कुल मैच जब हो रहा होता है तो वो मैच के ऊपर ही उनका फोकस होता है, वो मुझे नज़र आई है मुल्तान में। अब देखिए मुश्ताक अहमद बैठे हुए होते हैं, अजहर महमूद उनके साथ होते हैं, एंडी फ्लावर होते हैं, और कप्तान जब कभी कभी डगआउट में बैठे होते हैं तो बातचीत उनकी चल रही होती है और बात इसी पे हो रही होती है कि हमने कैसे खेलना है, अब जो नेक्स्ट जाना है उसमें कैसे करना है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी रोल प्ले करती है मैनेजमेंट आपकी टीम की ग्राउंड में। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओनर हैं वो तो नज़र नहीं आते, देखिए पहले तो इतने इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जब मैच यहाँ कराची में जब मैच थे तो एक दो बार हमें नज़र आए, उसके अलावा उससे पहले जो हुआ उसमें हमें नज़र आए, लेकिन उसके बाद हमें नज़र नहीं आए। लेकिन कोशिश ये होती है कि बहुत सारे जो खिलाड़ी होते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें अगर उनके सामने हो रही हैं, बहुत सारे लोग होते हैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है क्रिकेट में चला तो रहे होते हैं लेकिन उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट इतना वो नहीं होता, वो सिर्फ टीम के ऊपर वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के जो ओनर हैं वो इतना ज़्यादा पीछे रह के ही काम कर रहे हैं, आगे नहीं आ रहे फ्रंट में। अच्छा, अब आ जाएं कराची किंग्स पे दोबारा से। वसीम अकरम है उनके साथ, मोहम्मद मसरूर है उनके साथ, और भी बहुत सारे लोग हैं। बस किस तरह से देखते हैं इस मैनेजमेंट को कराची की? देखिए ये तो पुरानी इनके साथ मैनेजमेंट है। मसरूर आपको मालूम है वो तो ज़ाहिर है वो यहाँ पर पीसीबी में भी है, कोचिंग भी करता है, हर छोटी टीम से लेके ऊपर तक गया है। ये बात तो है कि उसने बड़ी मेहनत करके वो यहाँ तक गया है, तो वो तो अपने उसमें लगा रहता है, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं। जैसे वसीम अकरम है, उसके अलावा अर्शद गिब्स को इन्होंने लिया है। अर्शद गिब्स को मैंने कभी इन्वॉल्व नहीं देखा कि ज़्यादातर खिलाड़ियों के साथ इन्वॉल्व नहीं देखा आपने। वो सिर्फ मैंने अभी बताऊँ कि मैच देख रहा था तो मैच में मुझे ज़्यादातर डग आउट में अकेले खड़े हुए नज़र आते हो। अकेले होता है ना, जैसे अकेले खड़े में अकेले जो है वो अपने आपस से बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होती मेरे ख्याल में। वसीम अकरम हैं या चाहे उनके मैनेजर हैं या फिर अर्शद गिब्स हैं या मसरूर हैं, तो इस तरह की जो मैनेजमेंट एक साथ बैठी हुई होती है तो आपको नज़र आ रही होती है कि वाकई इनकी मैनेजमेंट क्या चाह रही है, इनकी टीम क्या चाह रही है, उनके खिलाड़ी क्या चाह रहे हैं। अब आ जाए लाहौर कलंदर, शुरू दिन से लेके आखिरी दिन तक उनकी तो मैनेजमेंट एक ही है भाई। उन्होंने आकिब जावेद को बोला हुआ कि तुमने ही टीम चलानी है, तुमने ही सब करना है और सब कुछ तुम्हारे हवाले है। और राणा साहब तो कभी जो है आते हैं तो ग्राउंड में थोड़ी सी रौनक, कराची में आए थे तो बड़ी रौनक को लगाई थी। एक बात तो है राणा साहब में कि हार रहे हों जीत रहे हों, लेकिन वो अपना मनमोजी आदमी है, वो अपने उसमें रहते हैं। लेकिन ये है कि वो टीम जो ऐसी है उसने क्रिकेट के लिए वाकई, मैं वह नहीं कर रहा। अब आ जाए ना उस काम की तरफ जो इन्होंने अलग से किए हैं अपनी टीम चलाने के अलावा भी, जो इनके जो ग्रास रूट पे प्रोग्राम्स हैं, उसमें आपको सबसे अच्छी टीम कौन सी लगी 6 में से? बिल्कुल ये। अब और किसने काम किया है मुझे बताएं, और कोई भी? पेशावर ज़ल्मी ने थोड़ा सा काम किया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले किया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने उस हद तक सिर्फ एक ही एरिया तक आपको नज़र आई होगी पेशावर ज़ल्मी की टीम। लेकिन यहाँ इन्होंने लाहौर में मुख्तलिफ ग्राउंडों में ये गए, बल्कि अब तो बाकायदा अकेडमी भी लाहौर ने कलंदर में बना दी है। और इसके वहाँ पर ना सिर्फ ये जो उनके प्लेयर जा रहे हैं, बल्कि जो लड़के हैं दूसरे यंग प्लेयर हैं वो भी आके उनकी एकेडमी में खेल रहे हैं। उस पर के बाद लड़कियां जो हैं, वुमेन क्रिकेटर्स जो हैं, वो भी उनकी एकेडमी में आके खेल रही हैं। और दूसरा वक्तन आपके क्रिकेटर हैं सारे, वो जाते भी रहते हैं, जैसे मोहम्मद यूसुफ भी गए थे, इंजमाम भी गए थे, तो सारे उनकी उस पर जाते भी रहते हैं, खिलाड़ियों को टिप्स भी देते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में वो शुरू से लेकर अब तक जो है वो प्लेयर्स डेवलपमेंट में बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब तो हॉकी में भी आ गए। बिल्कुल, हॉकी में भी आ गए, कराची में आए थे, KHA में गए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक MOU किया। उस साथ उन्होंने कहा है कि भाई किसी भी किस्म की अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो हम करने को तैयार हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। कौमी खेल है, उसको सब भूल ही गए। एक तरफ अगर मैं बताऊँ कि क्रिकेट का कप्तान बैठा हो, एक तरफ हॉकी का कप्तान बैठा हो, तो हॉकी के कप्तान को कोई पहचानेगा ही नहीं, इतना हम पीछे चले गए। और रैंकिंग भी अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने रैंकिंग जो जारी की है, हम और नीचे चले गए, 15 से 17 नंबर पर चले गए। और फुटबॉल में क्या हाल है हमारा? फुटबॉल में 205 नंबर है, उससे नीचे टीम कोई नहीं है, वरना और भी हमारा चले जाता है। वैसे ही पाबंदी लगी हुई है, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हम खेल नहीं सकते, प्लेयर हमारे किसी जगह जाके खेल नहीं सकते। फीफा ने अपनी फंडिंग बंद की हुई है। यहाँ तो सिर्फ वो है फेडरेशन पर कब्ज़े का मामला, पीछे दोनों आपने देखा लड़ाइयाँ भी हुई
जो है हाथापाई भी हुई। तो ये क्रिकेट में इस तरह की ऐसा ही चीज़ें हाल फुटबॉल के कप्तान का भी था। पिछले दिनों एक टूर्नामेंट में खेल रहे थे वो, किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। किसी ने पूछा नहीं। आप मुझे बताएं, आपके साथ ही मैच हुआ था उनके शायद। हाँ, तो मैं तो आपके मैच साथ के बाद मैच आ हुआ गया था, था। लेकिन वहाँ सारे मैं साथी मैच नहीं मौजूद खेला थे, था। लेकिन आप नहीं खेले। लेकिन किसी साथी ने उनसे पूछा ही नहीं, चलो यार पूछ ही लें यार कि क्या हुआ तुम्हारा जो है फुटबॉल हाँ, बंद है, कप्तान और होना चाहिए फुटबॉल टीम, लेकिन क्यों नहीं? बहुत सारे लोग उसको पहचान भी नहीं हो रहे होंगे। बिल्कुल ये नहीं चक्कर पहचान। हालांकि बड़ा अच्छे करली बाल है उसके, बिल्कुल, बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। चलें फुटबॉल की तरफ आते हैं। फुटबॉल पे हम बाद में बात करेंगे बदी। अब इस क्रिकेट पे ही बात कर लेते हैं। ये आज का मुकाबला कौन जीतेगा आपके ख्याल में, पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद यूनाइटेड? देखिए, और क्यों, वजह भी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद की टीम जो है वो मुसलसल परफॉर्म कर रही है, उसकी बैटिंग भी चल रही है और बॉलिंग जो है वो भी उनकी परफॉर्म कर रही है। और पिछले मैच में जो पेशावर की टीम में जो हज़रतुल्ला ज़ज़ई की जो एंट्री हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त हुई है। और जिस तरीके से, अगर वही मैं कहता हूँ कि अगर 10 ओवर तक वो बैटिंग कर गए, जिस तरीके से वो खेलते हैं, तो पेशावर के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आपके जो हैदर अली हैं और शोएब मलिक बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म में, रन्स नहीं हो रहे। से कामरान अकमल से भी एक ही मैच में रन्स किए हैं। उसके अलावा आपके पास जो है रदरफोर्ड हैं, वो आगे रन्स कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हज़रतुल्ला ज़ज़ई की जो इनिंग्स है वो काफ़ी जो है वो करेगी। लेकिन बॉलिंग में मैं ये कहूँगा कि बॉलिंग में पिछले मैच में काफ़ी इन्होंने कम बैक किया, जिसमें वहाब रियाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, समीन गुल आए उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेग स्पिनर इब्रार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग तो इनकी अच्छी है, लेकिन इनको बैटिंग में जो है ना, अगर बैटिंग पहले ही इनकी आती है तो मेरे ख्याल में कम से कम इनको 180-90 रन करने होंगे अगर उन्होंने इस्लामाबाद को काबू करना है। तो इस्लामाबाद में भी यही है कि उनके जो बड़े प्लेयर हैं, जिसमें ख्वाजा से तो इतना वो नहीं हो रहा, लेकिन मिनरो को अगर आप चांस दे देते हैं, जैसे पिछले मैच में उनको 2 चांस मिले लाहौर के खिलाफ, तो उन्होंने, लेकिन मनरो के बाद नीचे उनका मिडल ऑर्डर भी अब जाग गया है ना। जाग गया। देखें हुसैन तलत रन कर रहे हैं, हुसैन तलत से रन नहीं हुए, नहीं, इफ्तिखार अहमद रन कर रहे हैं, आसिफ अली रन कर रहे हैं। हुसैन तलत को बैटिंग ही बहुत नीचे मिल रही है पे, तो इस वजह से मेरे ख्याल में अभी उनका, उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं तो हसन अली भी एक ऐसा प्लेयर है कि वो भी हार्ड हिटिंग कर लेता है और रन्स कर लेता है। तो मेरे ख्याल में तगड़ी टीम है दोनों, लेकिन वही है कि यहाँ पर जो भी टीम जो है टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, बिल्कुल फील्डिंग करेगी और फील्डिंग करेगी और कोशिश ही करेगी कि जल्द आउट करें। लेकिन इस्लामाबाद का भी वही प्रॉब्लम है अपना, मैं बताऊं कि अगर ऊपर के टॉप ऑर्डर के इनके जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर सारी जिम्मेदारी आकर वही आसिफ और इफ्तिखार तक आ जाती है। तो पिछले मैच में तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खेला था, लेकिन यहाँ पेशावर ज़ल्मी को ये मैच जीतना इसलिए ज़रूरी है कि अगर जीतेंगे तो बिल्कुल वो सेफ़ हो जाएंगे फाइनल 4 के लिए। अगर हारते हैं तो फिर नंबर 2 और 3 पोजीशन के लिए उनका मसला हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लाहौर के यहाँ 10 पॉइंट मौजूद हैं। उसके अलावा अगर मुल्तान की टीम दोनों मैच जीती है वो 12 पॉइंट के साथ आ जाएगी, कराची की टीम दोनों मैच जीती है वो 10 पॉइंट के साथ आ जाएगी। तो ये 5 टीमों में मुकाबला है इस वक्त। जो मुझे टॉप पे नज़र आ रही हैं यही 4 टीमें नज़र आ रही हैं। कराची, आज का मैच कराची के लिए डू एंड डाई वाली हैसियत रखता है। आज का मैच अगर कराची की टीम आ जाती है तो मेरे लगने कि मेरे ख्याल में 75% कराची की टीम बाहर हो तो फिर आप कहेंगे कराची की मैनेजमेंट को चेंज करो, क्या आप ये कहेंगे फिर कि नहीं, कराची ये नहीं देखिए इसकी वो वाली परफॉर्मेंस पिछले साल की चैंपियन है, ये होता है ना, मैं मुसलसल की बात कर रहा हूँ। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर डिटेल में अगर बताएं, पहले कराची किंग्स की क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं आपके ख्याल में? कराची की सबसे बड़ी खामी ये है कि वो बाबर आजम की बैटिंग के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जब बाबर आजम ने रन्स किए तो आपने खुद देखा आसिफ भाई के 80, एक मैच में 86 करते हैं तो टीम के रन्स होते हैं, दूसरे मैच में 81 करते हैं तो टीम के रन्स होते हैं, 60 करते हैं तो टीम के रन्स होते हैं। तो यहाँ पर बाबर आजम के अलावा गप्टल को, शजील खान को, इमाद वसीम को, उसके अलावा वॉल्टन को यहाँ पर रन करने होंगे। जब वो रन करेंगे तो होगा। अगर बाबर आजम आज भी आउट हो जाते हैं तो फिर उनकी टीम में क्या होगा। और ख़ासतौर पर बॉलिंग में जैसे हम बड़े नाम की बात करते हैं तो मोहम्मद आमिर ने क्या किया पिछले मैच में, 2 ओवर में उन्होंने 32 रन दिए, 2 ओवर में 32 रन दिए। इमाद वसीम पिछले मैच में आप खुद देखिए कप्तान है, मुझे समझ नहीं आ रही कि एक कप्तान आखिरी ओवर आके 18वां ओवर आके कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहे, क्यों कर रहे? इमाद पे ये हमेशा से तनकीद रही है कि वो अच्छे बैट्समैन के सामने नहीं आते, क्यों नहीं आ रहे? इस वजह से कि यार मुझे रन पड़ जाएंगे, मुझे वो हो जाएगा। वो आप जहाँ आपकी ज़रूरत है, जहाँ आपकी बॉलिंग की ज़रूरत है, वहाँ आप क्यों नहीं कर रहे? जब टीम जीत रही थी उनकी तो उन्होंने आगे ओवर कर लिया जिसमें उन्होंने शोएब उनकी बॉल पे आउट हो गया और एक प्लेयर और आउट हो गया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर इमाद वसीम को टॉप से लीड करना पड़ेगा। चाहे आप पहले तो आप बैटिंग में भी 4 नंबर पे चले जाते थे, लेकिन बैटिंग में भी बहुत नीचे आ रहे हैं। बॉलिंग में भी ओपन करते थे, बॉलिंग में भी आप ओपन करते थे, बॉलिंग में भी आपका कोई पाकिस्तान के लिए तो बॉलिंग में ओपन किए इन्होंने, तो वो क्या डर है उनमें, कोई और वजह है? डर की वजह मसला है कि T20 सीरीज़ भी है इंग्लैंड के खिलाफ, फिर आगे वर्ल्ड कप भी आपने खेलना है, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी घबरा रहे हैं।
इमाद वसीम घबरा रहे हैं आप? घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि परफॉर्मेंस, क्योंकि आप पर परफॉर्मेंस देखी जाती है, बाहर आपकी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी देख रहे हैं, मैनेजमेंट भी देख रही है, उसके अलावा जो है चीफ सेलेक्टर भी देख रहे हैं कि किस तरह की बॉलिंग हो रही है। तो इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद वर्ल्ड कप है, अगर इस तरह की आपकी परफॉर्मेंस रही तो फिर आपको हो सकता है कि उस जो स्क्वाड है उससे बाहर भी हो सकता है। मोहम्मद आमिर के लिए क्या मशवरा है आपका? ठंडा लेना पड़ेगा उनको, बस बहुत गर्म हो रहे हैं। नहीं, परफॉर्मेंस दिखाएं। परफॉर्मेंस तो है ही नहीं ना। देखिए परफॉर्मेंस जब आपकी होगी तो आप गुस्सा भी करेंगे तो अच्छे लगेंगे, जब आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं है, बरम भी दिखा रहे क्या हैं। बात की बड़ी, इसी बात पे ख़त्म हो जाती है बात। परफॉर्मेंस जब आपकी होगी तब आप गुस्सा भी करेंगे तो अच्छे लगेंगे, या बुरा कोई नहीं मानेगा कि परफॉर्म किया हुआ लड़के ने। पर आज के प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं। आज के 2 मुकाबले पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स व मुकाबला लाहौर कलंदर्स आप एंजॉय कीजिएगा। हम कल उस पर इंशाअल्लाह ज़रूर बात करेंगे। खुदा हाफ़िज़।